हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। प्रीवियस वीडियो में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 10 तक कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम रिमेनिंग सेक्शंस कवर करेंगे और आज हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 11 डील करता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए साक्ष्य न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण और अपीलें और पुनरीक्षण न्यायालयों की शक्तियाँ। तो बेसिकली सेक्शन 11 डील कर रहा है अपील और रिवीजन से। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, अच्छे से समझिएगा। सब सेक्शन 1 notwithstanding anything contained in the code or any other law, an order under this act may be made by any court empowered to try and sentences the offender to imprisonment, and also by the High Court or any other court when the case comes before it on appeal or in revision. सबसेक्शन 1 कह रहा है कि CRPC में किसी बात के होते हुए या किसी अदर लॉ में किसी बात के होते हुए इस एक्ट के अंतर्गत कोई आदेश बनाया जा सकता है किसी कोर्ट के द्वारा जिसको उस ऑफेंस को ट्रायल करने की, विचारण करने की या उस अपराधी को सेंटेंस पास करने की शक्ति है। ठीक है, एंड ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि हाई कोर्ट के द्वारा भी ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है या किसी अदर कोर्ट के द्वारा जब उसके समक्ष अपील या रिवीजन का केस आता है। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 में क्या है कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है किसी ऐसी कोर्ट के द्वारा जिसको शक्ति है उस केस के ट्रायल करने की और सेंटेंस पास करने की, प्लस हाई कोर्ट या अदर कोर्ट भी इस एक्ट के अंतर्गत ऑर्डर पास कर सकता है जब उसके समक्ष वो केस अपील या रिवीजन के लिए आता है। क्लियर है। सबसेक्शन 2 देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इज मेड बाय एनी कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंडर अदर देन अ हाई कोर्ट, an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the former court। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि CRPC में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई आदेश सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत किसी कोर्ट के द्वारा बनाया गया है उस अपराधी के विचारण के लिए अदर देन अ हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि जब कोई ऑर्डर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत हाई कोर्ट को छोड़ के या हाई कोर्ट के सिवाय किसी अदर कोर्ट के द्वारा बनाया गया है उस अपराधी का विचारण करने में, तो अपील जो है वो लाई करेगी उस कोर्ट के समक्ष जिस कोर्ट के समक्ष ऑर्डिनरली अपील लाई करती हैं फॉर्मर कोर्ट के सेंटेंसेस के अगेंस्ट। कभी भी अपील क्यों कोई करता है, तो अग्रीव पर्सन तभी कोई अपील करता है जब वो फॉर्मल कोर्ट के सेंटेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो सबसेक्शन 2 यहाँ पर यही कहना चाहता है कि जहाँ कोई आदेश सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत बनाया गया है किसी कोर्ट के द्वारा जो कि हाई कोर्ट नहीं है, तो अपील ऑर्डिनरी केस में जहाँ अपील लाई करती है उसी कोर्ट के समक्ष करेगी फॉर्मर कोर्ट के सेंटेंसेस के अगेंस्ट। क्लियर है। सबसेक्शन 3 देखो, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 years of age is found guilty of having committed an offence and the court by which he is found guilty declines to deal with him under section 3 or section 4 and passes against him any sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies or is preferred, then notwithstanding anything contained in code or any other law, the court to which appeal ordinarily lie from the sentence of the former court may, either of its own motion or on an application made to it by the convicted person or the probation officer, call for the examine the record of the case and pass such order thereon as it thinks fit। तो सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत यदि किसी केस में जहां व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है, ठीक है, ये हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 6 में, कि यदि कोई व्यक्ति 21 साल से कम की उम्र का है और उसने अगर कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, जो कि ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, ठीक है, आजीवन कारावास से दंडित नहीं है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 6 के अंतर्गत क्या बोला गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसके इम्प्रिजनमेंट पे कि
कोर्ट उसको सुधरने का मौका दे और उसको डील करे अंडर सेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 5। और अंडर सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था कि उसको चेतावनी दे के छोड़ दिया जाए, ठीक है, और कुछ कंडीशंस इम्पोज कर दी जाएँ। या फिर सेक्शन 4 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि गुड कंडक्ट के आधार पर उसको छोड़ दिया जाए, अच्छे आचरण के आधार पर उसको छोड़ दिया जाए, उसको सुधरने का मौका दिया जाए। तो ये बात कर रहा था सेक्शन 6, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में कोई ऐसा केस है जिसका नेचर ऐसा है, जिसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, जहाँ पर कोर्ट डिक्लाइन कर देता है कि हम उस ऑफेंडर को जो 21 साल से कम का है उसको सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत डील नहीं कर सकते, ये डिजायरेबल नहीं है फॉर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, और उसको इम्प्रिजनमेंट पास करता है, ठीक है, विद और विदाउट फाइन, और जिसके लिए कोई अपील नहीं की गई है या कोई अपील नहीं की जाती है, तो वहाँ पर सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए या किसी अदर लॉ में किसी बात के होते हुए जो न्यायालय है जिसके समक्ष अपील की जाती है उस फॉर्मल कोर्ट के सेंटेंस के अगेंस्ट, तो वो कोर्ट जिसके समक्ष अपील की गई है उसके ओन मोशन पर, यानी कि स्वप्रेरणा पर, या कन्विक्टेड पर्सन, जो व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है, दोष सिद्ध हुआ है, उसके आवेदन पर, या प्रोबेशन ऑफिसर के आवेदन पर उस केस के रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है एग्जामिनेशन के लिए, और ऐसा ऑर्डर, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वो कोर्ट ठीक समझे। क्लियर है? अब आ जाओ सबसेक्शन 4 पे। व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 in respect of an offender, the appellate court or the high court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law। जब कोई आदेश सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंतर्गत ऑफेंडर के संबंध में पास किया जाता है तो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, अपने पावर्स का यूज़ करते हुए, रिवीजन की शक्तियों को एक्सरसाइज करते हुए ऐसे आदेश को सेट असाइड कर सकती है, ऐसे आदेश को अपास कर सकती है और ऐसे ऑफेंडर को सेंटेंस पास कर सकती है, यानी कि उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश कर सकती है। अब देखिए इसका प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन रिवीजन शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी। और प्रोविजो यहाँ पर इन्होंने ये लगा दिया कि जो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट होगी जिसके पास रिवीजन करने की शक्ति है, ठीक है, तो वो ऐसी पनिशमेंट नहीं देगी उस ऑफेंडर को जिसके लिए वो गिल्टी है, उसकी जो ओरिजिनल पनिशमेंट है उससे ज़्यादा उस ऑफेंडर को, उस अपराधी को पनिशमेंट नहीं दे सकती। क्लियर है सेक्शन 11 आपको? चलिए आ जाते हैं सेक्शन 12 पे। डील करता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, दोष सिद्धि से संलग्न निर्हरता का हटाया जाना। कन्विक्शन से यानी जो दोष सिद्धि से अटैच है डिस्क्वालिफिकेशन, उसका रिमूवल। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड डील्ड with under the provision of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification if any attaching to a conviction of an offense under such law। किसी भी लॉ में किसी भी बात के होते हुए यदि कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी पाया जाता है और उसको सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के प्रोविजंस के अंतर्गत डील किया जाता है तो वो ऐसी किसी डिस्क्वालिफिकेशन से सफ़र नहीं करेगा, ऐसी कोई निर्भरता से ग्रस्त नहीं होगा यदि कोई है जो ऐसी किसी लॉ के अंतर्गत किसी ऑफेंस के कन्विक्शन से अटैच है। ठीक है, प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply to a person who after his release under section 4 is subsequently sentenced for the original offense। प्रोविजो ये कह रहा है कि इस सेक्शन की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो सेक्शन 4 के अंतर्गत रिलीज होने के बाद दोबारा से पनिश किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुड कंडक्ट के आधार पर छोड़ा गया था और वो दोबारा से कोई ऐसा ऑफेंस करता है और उसके बाद जब वो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए पनिशेबल है तो इस सेक्शन की कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 13 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है प्रोबेशन ऑफिसर। यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है जो हमने सेक्शन 2B में पढ़ा था। अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी
A person appointed to be a probation officer by the state government or recognized as such by the state government. A person provided for this purpose by a society recognized in this behalf by the state government, or in any exceptional case any other person who in the opinion of the court is fit to act as a probationer officer in the special circumstances of the case. सबसेक्शन 1 यहाँ पर ये कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। क्लॉज बी कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और ऐसी सोसाइटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रोबेशनर ऑफिसर कहलाएगा। ठीक है, क्लॉज सी ये कह रहा है कि जहां कोर्ट का ओपिनियन है कि कोई व्यक्ति एज अ प्रोबेशन ऑफिसर कार्य करे किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा? प्रोबेशन ऑफिसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइडेड पर्सन, और कोई अदर पर्सन जो कोर्ट के ओपिनियन में सही व्यक्ति है किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस में एज अ प्रोबेशन ऑफिसर एक्ट करने के लिए। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। अ कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड्स मे एट एनी टाइम अपॉइंट एनी प्रोबेशन ऑफिसर इन द प्लेस ऑफ द पर्सन नेम्ड इन द सुपरविजन ऑर्डर। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि सेक्शन 4 के अंतर्गत पारित किसी आदेश में किसी न्यायालय के द्वारा या किसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें वो अपराधी रहता है उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी समय किसी व्यक्ति को एज अ प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है सुपरविजन के ऑर्डर में नामित किसी व्यक्ति के जगह पर। जो सुपरविजन ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम मेंशन किया है कि वो प्रोबेशन ऑफिसर है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की जगह पर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस प्रोबेशन ऑफिसर की जगह पर किसी और प्रोबेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट एंड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंसी टाउन होगा वो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। अब देखिए सबसेक्शन 3। अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिसाइड्स। ठीक है, सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत अपनी ड्यूटीज एक्सरसाइज करते समय जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो किसके कंट्रोल में होगा? उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो अपराधी रहता है। ठीक है, चलिए आ जाइए सेक्शन 14 पे, डील करता है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। अब हमें प्रोबेशन ऑफिसर के यानी परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य पढ़ने हैं। अ प्रोबेशन ऑफिसर शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रोबेशन ऑफिसर या परिवीक्षा अधिकारी उन कंडीशंस के यानी उन शर्तों के या उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए जैसा कि प्रिस्क्राइब की जाए ऐसी ड्यूटीज निभाएगा। क्लॉज ए, इंक्वायर इन अकॉर्डेंस विद एनी डायरेक्शन ऑफ अ कोर्ट इनटू द सर्कमस्टेंसेस और होम सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन accused of an offense with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit report to the court। पहली ड्यूटी क्या है प्रोबेशन ऑफिसर की कि वो इंक्वायरी करेगा, ठीक है, जांच करेगा कोर्ट के दिए हुए निर्देशों के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस अपराधी के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं इनकी इंक्वायरी करना, होम सराउंडिंग्स उसके घर का माहौल कैसा है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट था LLB में कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के ऑफेंडर होने का, अपराधी होने का एक बड़ा कारण उसका घर का माहौल भी होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों, तो उसकी जो होम सराउंडिंग्स हैं उसके आसपास की चीज़ें हैं उन पर भी जांच करेगा। ठीक है, उस कोर्ट को हेल्प करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए कि क्या सूटेबल मेथड है
जिससे हम उस अपराधी से डील कर सकते हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो कोर्ट को सबमिट करेगा। ठीक है। क्लॉज बी देखिए, सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन्स प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड दैम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स को, ठीक है, और अदर पर्सन्स को जो उसके सुपरविजन में, जो उसकी निगरानी में रखे गए हैं, और जहाँ नेसेसरी हो उनको एक सुटेबल एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है। क्लॉज सी देखिए, एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर इन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में जो कोर्ट के द्वारा उसको कॉस्ट या कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर दिया है, तो उससे रिलेटेड पेमेंट के लिए ऑफेंडर्स को एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा। ठीक है। क्लॉज डी देखिए, एडवाइस एंड असिस्ट इन सच केसेस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब पर्सन हु हैव बीन रिलीज अंडर सेक्शन 4। एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा, ठीक है, सलाह देगा, उनकी सहायता करेगा ऐसे केसेस में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सेक्शन 4 के अंतर्गत रिलीज किए गए हैं। और 5वां है, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है। तो और अदर ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जो कि प्रिस्क्राइब की जाए। ठीक है। तो ये तो हो गई ड्यूटीज़ प्रोबेशनर ऑफिसर्स की। ठीक है। अब यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ये जो 5 है ना, इनमें से कोई 3 ऑप्शंस वो आपको ऑप्शन में रख देगा और कोई चौथा ऑप्शन रख देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनको अच्छे से एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आ जाइए सेक्शन 15 पे। डील करता है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए, एवरी प्रोबेशन ऑफिसर एंड एवरी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 IPC। तो यहाँ पर सेक्शन 15 में जो प्रोबेशनर ऑफिसर्स हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे दिया, जो कि IPC के सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। अब देखो सेक्शन 16, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है। अब गुड फेथ का लाभ किसको मिल रहा है यहाँ पर, ये देखते हैं। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट or any probation officer or any other officer appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or orders made thereunder। ठीक है। कोई भी बात, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, प्रोबेशनर ऑफिसर के अगेंस्ट, ठीक है, या अदर ऑफिसर के अगेंस्ट जो कि इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किए गए हैं, और यदि उन्होंने वो कार्य गुड फेथ में किया है, सद्भावपूर्वक किया है, तो उनको गुड फेथ का लाभ मिल जाएगा और कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 17 पे, पावर टू मेक रूल्स। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो द स्टेट गवर्नमेंट मे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को शक्ति है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के साथ, और ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश करेगी इस एक्ट के रूल्स को कैरी आउट करने के लिए। सबसेक्शन 2, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली appointment of probation officers, the term and condition of their services and the area within which they are to exercise jurisdiction। Clause B कहता है duties of probation officer under this act and the submission of report by them। Clause C कह रहा है the condition on which society may be recognized for the purpose of Clause B of subsection 1 of section 13। Clause D कह रहा है the payment of remuneration and expenses to probation officer or of a subsidy to any society which provides probation officers and any other matter which is to be or may be prescribed। सबसेक्शन 2 आपका कह रहा है कि विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति यानी फोरगोइंग पावर्स की जनरलिटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से ऐसे रूल्स बना सकती है, इनमें से सभी या इनमें से किसी मैटर के लिए। ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग उनकी टर्म्स और कंडीशन क्या होगी, उनके सर्विसेज, एरिया और क्षेत्राधिकार क्या होगा। ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी से रिलेटेड, और जो प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं कोर्ट को, उनसे रिलेटेड कोई रूल्स प्रोवाइड कर सकेगी
ठीक है। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज सोसाइटी हैं जो प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स को एज अ प्रोबेशन ऑफिसर, उनकी कंडीशंस पर कोई रूल बना सकेगी। ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर्स के एक्सपेंसेस और रिम्यूनरेशन के पेमेंट पर, या जो सोसाइटी प्रोबेशन ऑफिसर प्रोवाइड करती है उनकी सब्सिडी को लेकर कोई रूल बना सकेगी। ठीक है। या अदर मैटर जो प्रिस्क्राइब किए जाएं उनसे रिलेटेड कोई रूल्स बनाने की शक्ति किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। ठीक है। सबसेक्शन 3 देखिए, ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट to the condition of previous publication and shall as soon as may be after they are made be laid before the state legislature। ठीक है। इस सेक्शन के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम प्रीवियस पब्लिकेशन के कंडीशन के अधीन होंगे और इनके बनने के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष यानी राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। ठीक है। क्लियर हुआ? सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में आपको सेक्शन 1 के साथ पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एक बार समरी वे में देख लीजिए कि इस एक्ट का प्रभाव रिफॉर्मेटरी स्कूल के सेक्शन 31 या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 या किसी अदर लॉ पर जो कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स या बोस्टर स्कूल से डील करता है, इन सभी पर इस एक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सेक्शन 562 ऑफ सीआरपीसी यानी कि आज की सीआरपीसी के सेक्शन 360 सर्टेन एरियाज पर अप्लाई नहीं होगा। आई होप आप लोगों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको हमारी एमपी एडीपीओ की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।